Hello everyone, please let me know is my voice is audible and the screen is visible to everyone so that we can start the session. So very good evening, very good evening. So here we have Sakib, Bhavna, Sunaina. Very good evening. I hope you all are doing great. Kripali, Priya. Very good evening everyone. Very good evening. Please let me know the voice is audible and the screen is perfectly fine. Very good evening, very good evening. Very good evening, everyone. Hello, Mansi. Very good evening, Priya, and thank you, Priya, for this information. And very good evening, everyone. Kamal, Soumya. Very good evening, Mansi. So finally, ESIC is over. देखो ESIC का एग्जाम हो चुका है. So I am expecting that majority of student are from C plus. So the student, I hope जो बच्चे हैं यहाँ पे C plus के भी हैं. And anyone from the Sun batch? Very good evening. Yes, कल ESIC का एग्जाम था and it was a very good exam. Very good evening, Joshana. Very good evening. Who all are from C plus Gold Edition? Very good evening, Vishakha, Poonam. Very good evening, Manu. Great, great. So before we'll start this Monday booster from the probable question discussion based on the practice pearl book which you all will be having, इस केस में आई एम टॉकिंग अबाउट द सी प्लस हमारे जो सब्सक्राइबर हैं द गोल्ड एडिशन एंड जो सन बैच के बच्चे हैं फ्रॉम MLB प्रो राइट. तो आज हम अगेन उसके कंटिन्यूएशन में डिस्कशन करने वाले हैं रिलेटेड टू जो हमारे FON के कुछ क्वेश्चन है. बट इससे पहले लेट मी आस्क यू हाउ वाज योर पेपर. हाउ वाज योर ESIC पेपर. ESIC का पेपर कैसा था. लेंदी था, नो डाउट. एंड स्पेशली जो कैलकुलेशन BMI का था, BMI कैलकुलेशन दैट वाज अ बिट लेंदी पार्ट. BMI कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी था क्योंकि आपको जो है सेंटीमीटर में दे दिया था हाइट. ऑल्दो वेट वाज इन केजी बट हाइट सेंटीमीटर में दे दिया था, तो वहां पे थोड़ा टाइम लगा होगा. And paper overall, if you'll see, the paper was very decent paper. इस पेपर को हम डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे. वेरी गुड इवनिंग काजल. सो पेपर वाज नॉट डिफिकल्ट, पेपर वाज नॉट वेरी इजी. बहुत ही इजी भी नहीं था कि वन लाइनर हो एंड यू नो विदाउट इवन थिंकिंग, विदाउट हैविंग अ सेकेंड thought you can mark the correct answer. No, the paper was not very easy and paper was not very difficult. So what we can see, it is somewhere in the moderate side में था, but moderate में भी easier end पे था. बहुत ज्यादा moderate भी नहीं था, easier end पे ही था, but बहुत basic नहीं था. It was a very good paper, बट बहुत लेंदी था. अब यहीं पर ही आता है नेगेटिव मार्किंग का खेल एंड अलोंग विद नेगेटिव मार्किंग रैंकिंग का खेल. yes, it was a lengthy paper. yes, absolutely. एंड इस पेपर में ESIC के पेपर में इफ यू विल सी दैट वी हैव अ, अगर हम सब्जेक्ट की बात करें दैट विच सब्जेक्ट आज द मोस्ट, नो डाउट देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन आज फ्रॉम द मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग. मेडसर्च से काफी क्वेश्चन थे, बट along with medsurg good number of question have asked from community, obs and gynae, and surprisingly question have asked from research and management. इन्वेंट्री कंट्रोल पे क्वेश्चन आया था मैनेजमेंट का. इफ यू ऑल जिसने भी ये दिया था, इन्वेंट्री कंट्रोल का क्वेश्चन था, मैनेजमेंट का, रिसर्च के ऊपर क्वेश्चन थे एंड आपके नर्सिंग एजुकेशन के क्वेश्चन भी पूछे गए थे. द पैनल डिस्कशन इसको लेके भी आपके जो आपके ये सिम्पोजियम होते हैं इस पे भी एक क्वेश्चन. सो देयर वाज वन क्वेश्चन फ्रॉम नर्सिंग एजुकेशन, वन क्वेश्चन फ्रॉम मैनेजमेंट एंड टू क्वेश्चन फ्रॉम रिसर्च and a few question from community health nursing, obs and gynae, pediatrics. so मिला जुला सब्जेक्ट था जिसमें हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन को इंक्लूड किया था. yes, very true साकिब.
अब अगर हम देखें ओवरऑल तो सारे सब्जेक्ट कवर थे, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं था जो छोटा, जो स्किप कर दिया हो। मेंटल हेल्थ, पीडियाट्रिक एंड मेजॉरिटी क्वेश्चन वर फ्रॉम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। एजुकेशन से भी आया था। सो यही, अब इसके बेसिस पे अगर हम नॉर्थ सेट की तैयारी करें तो यस, नॉर्थ सेट का लेवल ऑफ एग्जामिनेशन विल नॉट बी द सेम। वी कैन प्रिडिक्ट कि सेम तो नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे आपके पास अब 5 सेगमेंट है नॉर्थ सेट में, एंड ईच सेगमेंट यू हैव 20 क्वेश्चन 18 मिनट। तो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन बिल्कुल अलग है, राइट। यहाँ पे हमें ये एक हिंट मिल गया कि ये जो माइनर सब्जेक्ट है, जैसे रिसर्च हो गया, एजुकेशन मैनेजमेंट हो गया, एंड वी नो द इम्पोर्टेंट टॉपिक, हमें पता है कि इसमें से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एवरी दिस सब्जेक्ट नर्सिंग मैनेजमेंट, हर स्टूडेंट को पता है दैट इन्वेंट्री कंट्रोल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। सो नॉर्सेट के लिए भी स्पेशली द स्टूडेंट दोज हु आर नॉट पार्ट ऑफ प्लान सी प्लस और सन बैच, जो ये स्टूडियो यूट्यूब के सेशन से अपनी जो है सेल्फ लर्निंग करते हैं, सो फॉर देम इफ यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर नॉर्सेट 7.0, मार्क दिस, फोकस अभी नहीं करना है। जो माइनर सब्जेक्ट है उन पे अभी फोकस नहीं करना है। योर राइट, दिस इज द राइट टाइम फॉर मेजर सब्जेक्ट कंप्लीशन, राइट। जैसे ही अगस्त के एंड में आएंगे, वो एंड का 1 वीक ये माइनर सब्जेक्ट को दे देना, जिसमें आप मैनेजमेंट, रिसर्च, एजुकेशन के क्वेश्चन करोगे। सारा कुछ नहीं पढ़ना है, बिकॉज इन नेक्स्ट सेशन अगर इफ यू वांट आई विल बी कमिंग अगेन, स्पेशली दो स्टूडेंट दोज हु आर जिनके पास जो कोई भी सिर्फ बुक से पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, आई कैन गिव यू द इम्पोर्टेंट लिस्ट ऑफ टॉपिक फॉर माइनर सब्जेक्ट इन माई नेक्स्ट सेशन, जिसमें हम रिसर्च, एजुकेशन, मैनेजमेंट ये 3 सब्जेक्ट कवर कर लेंगे। इसमें आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट जिससे क्वेश्चन आते हैं उन्हीं टॉपिक पे फोकस करना है, एंड यू हैव गुड टू गो विद दिस सब्जेक्ट। नॉर्सेट के लिए कोचिंग की इफ आई टॉक अबाउट, मानसी देखो, जो सबसे परफेक्ट ईयर होता है नॉर्सेट की प्रिपरेशन का एज अ स्टूडेंट, ये 2 चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला आपका अंडरस्टैंडिंग, आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आपका वे ऑफ लर्निंग, आपका वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इस पे डिपेंड करेगा। दूसरा, क्योंकि हमें बैलेंस करना है अपने एकेडमिक्स को भी और नॉर्सेट को भी, तो ये दोनों चीजों को आप कितना टाइम दे सकते हो। आइडियली एज अ स्टूडेंट, इफ यू आर समवन जो, जिससे, जैसे आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई वॉज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट, मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट थी, एंड मुझे हर चीज में मैं बहुत टाइम देती थी। तो उस टाइम पे मेरे ख्याल से ऐसे स्टूडेंट में थर्ड ईयर वुड बी अ वेरी गुड सजेशन। थर्ड ईयर से धीरे धीरे करके एक स्टार्ट करेंगे बेस बिल्ड करना। सो जब तक हम फोर्थ ईयर में आएंगे विल हैव अ वेरी गुड बेस। फोर्थ ईयर तक हमारा एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। सो फोर्थ ईयर में हम मेन फोकस स्टार्ट करेंगे, राइट। एंड इफ यू आर समवन जिसका ऑलरेडी, जैसे होता है ना, कई बार फैमिली में मेडिकल बैकग्राउंड रहा है, तो वो भी काफी इफेक्ट करता है। लाइक यू हैव ऑलरेडी यू हैव अ सिस्टर फ्रॉम नर्सिंग बैकग्राउंड, यू हैव अ मदर फ्रॉम नर्सिंग बैकग्राउंड, सो ये टच रहते हैं और हमें गाइडेंस मिलती रहती है इन सब चीजों से। एंड along with this, if you are very good in your academics, then और हर एक चीज फर्स्ट टू थर्ड ईयर तक आप जो भी पढ़ रहे हो, you are not just simply reading it for the sake of giving examination and clearing the examination. So for them I will recommend that fourth year is a good to go, uh, when they can start their actual preparation for NORCET. But that depend upon your level of understanding, your strength and weakness। क्योंकि मुझे पता है मैं एवरेज हूँ, मुझे टाइम लगेगा, तो मैंने थर्ड ईयर से ही एक बेस बिल्ड करना शुरू कर दिया ना। वाई थर्ड ईयर? थर्ड ईयर को क्यों बोला जाता है? बिकॉज थर्ड ईयर इज अ मेजर टर्निंग ईयर। सबसे मेजर सब्जेक्ट आपके थर्ड ईयर में ही होते हैं, विच इज योर ऑब्सन गाइनी, योर कम्युनिटी, योर पीडियाट्रिक नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, सॉरी मेंटल हेल्थ नहीं होगा, बट ये जो 3 सब्जेक्ट हैं, पीडियाट्रिक, कम्युनिटी, ऑप्शन गाइनी एंड सम ऑफ पार्ट ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग विल ऑल्सो बी देयर। तो ये एक बहुत ही टर्निंग ईयर होता है, जिसमें आपके ये सब्जेक्ट के अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए तो यू हैव टू रिपीट दी सब्जेक्ट अगेन।
ये पूरे के पूरे सब्जेक्ट दोबारा से पढ़ने पड़ते हैं लाइन टू लाइन और पूरा कंसेप्ट को समझते हुए। दिस इज द रीजन आई प्रेफर कि थर्ड ईयर में हम अगर कोचिंग लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि थर्ड ईयर में ये सब्जेक्ट कोचिंग में भी आपके स्टार्ट होंगे। थर्ड ईयर में आप यही सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ोगे, ये सब्जेक्ट की क्लैरिटी मिलेगी। अब ये आपके एकेडमिक्स में भी हेल्प करेंगे आपको एग्जाम दिलाने में, प्लस आपका एक बेस क्लियर हो जाएगा, बेस अच्छे से बन जाएगा, जिससे आगे नॉट सेट में आपने सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस करना है। यस प्रिया, प्रिया यू आर फ्रॉम विच बैच? आप कौन से बैच के हो? फ्रॉम प्रो बैच, फ्रॉम सी प्लस? तो मैं उसी अकॉर्डिंग आपको गाइड करूंगी। एंड इवन व्हाट यू कैन डू, यू कैन ड्रॉप योर क्वेरी टू द नेक्स्ट टीएन आईडी। वहां पे आपका कोई भी सजेशन होगा, इफ यू वांट एनीथिंग देन वी कैन ड्रॉप यू दिस आंसर एज वेल। मानसी, अपकमिंग तो बहुत सारे बैच हैं, एंड इनफैक्ट इतना बड़ा धमाका, इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन होगी दैट यू ऑल विल बी वेरी सरप्राइज। ओके, सो प्लान सी प्लस के लिए व्हाट यू कैन डू प्रिया, एज ऑफ नाउ व्हाट आई कैन सजेस्ट, आप एक तो अपनी क्वेरी मेल पे डालो, देन आई विल, वो मेल मेरे पास आएगा एंड डोंट वरी, आई विल रिवर्ट योर क्वेरी। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट विल बी द स्टेप, बिकॉज इस क्वेश्चन के लिए व्हाट वी कैन डू, और इनफैक्ट इफ यू वांट वी कैन कनेक्ट ऑन वन टू वन बेसिस एज वेल। ये भी कर सकते हैं प्रिया, आप अपनी मेल पे क्वेरी डालो, क्योंकि आप पहले, मुझे जानना होगा कि आपने कितना पढ़ लिया है, आपने कौन से सब्जेक्ट, तो ये जब भी हम कनेक्ट करेंगे आपके पास ये आंसर होना चाहिए। नंबर वन, आपके कौन से सब्जेक्ट हो गए हैं कंप्लीट, सारी वीडियो आपने देख ली, टेस्ट कौन से पेंडिंग है, सब्जेक्ट कौन से पेंडिंग है, राइट? बिकॉज 7.0 में ज्यादा टाइम नहीं है और फास्ट ट्रैक शुरू होने वाला है, स्पेशली जो भी सी प्लस के हैं, गोल्ड एडिशन बैच एंड द सन बैच। तो उन सब के लिए एक ही इंपॉर्टेंट चीज है दैट वी हैव टू फिनिश ऑल द सब्जेक्ट्स, एंड व्हेन आई एम सेइंग ऑल द सब्जेक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजर सब्जेक्ट। यस, अभी एमएलबी प्रो के बच्चों का एम ओबीजी का क्लासेस चल रही है, दिस इज द रीजन आई एम लाइव हेयर, एंड द सेम लिंक विल बी शेयर टू द सन बैच। यस प्रति जी, यस प्रति जी, आपने ज्वाइन क्यों नहीं किया है ओबीजी क्लासेस? Yes, but why you have not joined OBG session? OBG session is going on for आपके लाइव है अभी एमएलबी में, आपने क्यों नहीं ज्वाइन किया? एंड हाउ वाज योर ईएसआईसी एग्जामिनेशन? चलो, सो नाउ लेट अस, इसके बाद ये सारी हमारी चर्चा होती रहेंगी। राइट, ये सारी चर्चाएं होती रहेंगी। सो लेट अस स्टार्ट विद आज का हमारा जो मंडे बूस्टर है, विच इज कंटिन्यू विद पेज नंबर 14, पेज नंबर 14 ऑफ योर प्रैक्टिस फॉल। तो अभी अच्छा ब्रेक चल रहा है सो व्हाट वी कैन डू हियर, एंड सून आई एम प्लानिंग टू इंटरेक्ट विद यू ऑल, बिकॉज आई हैव टू आस्क एवरीवन हाउ योर ईएसआईसी एग्जामिनेशन, अश्रिता, प्रतिची, and so maybe by tomorrow I will, if I'll any time in between the break, I'll connect with you all. So यहाँ पे हम we are in continuation, जिसमें हमने अभी स्टार्ट करा है पेज नंबर 14। फॉर दिस डिस्कशन आई विल रिकमेंड टेक योर प्रैक्टिस फॉल बुक एंड कीप पेंसिल विद यू, डू नॉट टेक पेन। बुक में कभी भी पेन से नहीं मार्किंग करनी है। एंड वन ऑफ द स्टूडेंट हैव आस्क्ड मी दैट which book is good for MCQ practice. So let me show you. I don't know why. I don't know whether you can see or not. So this is a very good book. Number one, I'll give priority to this book. This, as a student, I hope you all can see this book. Is it visible to all? Please let me know. Is it visible?
This is your Lippincott, and this is very good pool of MCQs after your nursing next life pool. So nursing next life का pool है first preference. Second is if you want to go with book, then you can go with this book. This is your Lippincott book. Right, so I always carry this book with me because it has a good number of MCQs. बहुत अच्छे MCQs हैं और बहुत अच्छे नंबर में MCQs है, मतलब प्रैक्टिस यू कैन हैव मोर, स्पेशली जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, दे आर नॉट पार्ट ऑफ एनी कोचिंग और एनी ऑनलाइन कोचिंग का कोई भी पार्ट नहीं है, तो दे कैन रेफर. फर्स्ट नंबर इज योर लिपिनकॉट, सेकेंड ईदर लिपिनकॉट और मॉस्बी, दोनों में से आई कैन डू, आई कैन मैं ये इसका इवन आई इनफैक्ट आई वाज एक्चुअली थिंकिंग टू मेक वन वीडियो that which book is more good on my Instagram. So you can maybe by tomorrow I'll put one short video on my Instagram, and my Instagram ID is nursing ka funda with Sabina. And kindly excuse me if अगर मैं किसी का आंसर नहीं कर पाती क्वेरी का, because at time a lot of student I have to answer a lot of query. So अगर किसी का भी अभी pending है, I'll make sure कि upcoming days में I'll try my best to answer every query. So this is my Instagram ID. You all can follow me here. इंस्टा आईडी, राइट. सो दिस इज माय इंस्टा आईडी. अगर किसी ने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए. एंड वन मोर अपडेट. सो every Wednesday, Thursday and Friday we are having our live session और Instagram as well. हम लोग live session भी लेते हैं of high heel topic का. जैसे so far we have covered NG tube, हमने cover कर लिया है, right. हमने endotracheal tube suctioning cover कर लिया है. So ये सारे topic जो important, crutch walking, ये हम live session में लेते हैं every Wednesday, Thursday and Friday, right. सो येस, इफ यू हैव एनी डाउट अपार्ट फ्रॉम अगर C प्लस और उसके अलावा भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी देयर एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेरी एज सून एज पॉसिबल. So let us start with this question. I hope the screen is completely visible to you all. And related to the book, soon I will post one short video that along with the picture of that book, which book is very good for preparing for any competitive examination, especially जो NORCET centric examination है. Yes हयात, आई नो, बट आई लिटरली ट्राई माई बेस्ट कि जितनी भी जो ऊपर वाली क्वेरी जैसी आती है, क्योंकि मे बी शायद ऐसा होता है कि जो फ्रेश क्वेरी होती है वो बार बार पहले पॉप अप करती हैं और नीचे वाली हमेशा रह जाती है. बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू आंसर एवरी वन. सो इसीलिए मैंने बोला कि आई एम स्टिल ट्राइंग कि मैं डेली जो है 1 घंटा क्वेरी को देती हूँ, एंड जितना भी क्वेश्चन हो सके मैं आंसर करती हूँ. So यहाँ पे you have page number 14 and the rule is you have to have pencil with you and आपके पास practice pearl की book होनी चाहिए. So वहाँ पे क्या है, आपको circle करना है with pencil so that you can repeat the practice again rub करके. पेन से कर दोगे नहीं कर पाओगे, right? आई डिडेंट गेट योर क्वेश्चन हयात, एक बार दोबारा से पूछो. कोलेस्टमी में ब्लू एंड ब्लैक इश्चिमिया आपका ESIC में दोनों आया था. एंड येस, टू ऑल द सब्सक्राइबर मैं ये भी बोलना चाहती हूँ दैट सून इन द अपकमिंग सेशन हम ESIC क्वेश्चन को डिकोड करने वाले हैं आपके इंस्टाग्राम सेशन में भी. सो ब्लैक इज जनरली फॉर इस्कीमिया. ब्लैक होगा तो इस्कीमिया है. ब्लू कैसे हो सकता है? ब्लू वाला तो वेरी गुड शीतल, ब्लू वाला आई एम अगेन दोबारा से एक बार चेक करो. कोलोस्टमी में मैंने अगर बोला होगा तो डेफिनेटली ब्लैक मेंशन किया होगा, क्योंकि आइडियल जो कलर होता है स्टोमा का वो पिंकिश या रेडिश होता है. वी ऑल नो पिंकिश और रेडिश इज द आइडियल कलर ऑफ स्टोमा. एंड ब्लैक मीन्स वहां पे क्या हो रखा है, बिकॉज ऑफ डिमिनिश्ड ब्लड सप्लाई, तो वो ब्लैकिश हो जाएगा, राइट. ब्लूइश का मतलब नेक्रोसिस टाइप, ब्लूइश मतलब साइनोसिस टाइप. ब्लैकिश होगा इश्चीमिया,
ब्लूइश साइनोसिस में होता है। एक बार हयात दोबारा चेक करना, एंड आई विल बी इन अपकमिंग सेशन ईएसआईसी के क्वेश्चन का डिकोड हम लेने वाले हैं ऑन लाइव इंस्टाग्राम सेशन, राइट? बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट हैव आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू चेस्ट ट्यूब। चेस्ट ट्यूब का एक क्वेश्चन आया था वेर यू हैव टू इन अ सीक्वेंस यू हैव टू प्लेस द इवेंट। सो इन अपकमिंग जो हमारा इंस्टाग्राम सेशन होगा उसमें हम चेस्ट ट्यूब लेंगे। सो नाउ हियर टेल मी व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। अभी द प्रो बैच स्टूडेंट जितने भी एमएलबी प्रो के बच्चे हैं दे हैव टू गो, वंस योर ब्रेक इज ओवर काइंडली गो एंड ज्वाइन द ओबीजी सेशन एंड यू विल बी गेटिंग दिस रिकॉर्डेड सेशन इन योर एप्लीकेशन। सो आपको ये रिकॉर्डेड एप्लीकेशन में मिल जाएगा, स्पेशली द सन बैच, बिकॉज योर ओबीजी सेशन इज गोइंग ऑन। सो सन बैच वाले जो बच्चे हैं वो ओबीजी के सेशन को कंटिन्यू करें एंड यू विल वॉच दिस सेशन इन द इवनिंग, राइट? चलो हयात प्लीज लेट मी, मुझे एक बार वो पॉइंट बताओ, क्योंकि डेफिनेटली ब्लू नहीं होगा, ब्लू नहीं होगा। ब्लू आपका जो स्टोमा होता है वो कहीं नहीं होता है ब्लू कलर, ब्लैक ही होगा। ब्लूइश मतलब नेक्रोसिस, ब्लूइश मतलब साइनोसिस वाला होगा। ब्लैक मतलब आपका वहां पे इश्चीमिया हो रहा है, राइट? चलो नाउ लेट अस कंटिन्यू, अदरवाइज क्लास खत्म ही नहीं होगा हमारा। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर बताइए, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? ऑक्सीजन सिलेंडर, वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ऑक्सीजन सिलेंडर, और एक ब्राउन वाला कलर कोडिंग में आता है सिलेंडर। सो ऑक्सीजन सिलेंडर हमें पता होना चाहिए क्या है कलर कोडिंग, शोल्डर एंड बॉडी। व्हाट इज शोल्डर, कलर क्या होगा शोल्डर का? Yes, what will be the color of shoulder? What will be the color of shoulder? ब्लैक होगा या वाइट होगा? देखो यही कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट होती है और यहीं पे नेगेटिव मार्किंग आती है, बिकॉज फॉर सच टाइप ऑफ कंटेंट वी हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग। हमें रिवाइज करते रहना पड़ेगा कि ब्लैक था या वाइट था, अदरवाइज भूल जाएंगे एंड आप कंफ्यूज हो जाओगे उसी में। आपको लगेगा यहाँ पे शोल्डर पूछा है, क्या था? ब्लैक था, बट ब्लैक नहीं था, राइट? ये इमेज को बिल्कुल ध्यान में रखना है, शोल्डर वाइट होता है, शोल्डर इज वाइट, पूरी बॉडी ब्लैक है, पूरी बॉडी ब्लैक है ऑक्सीजन सिलेंडर की, शोल्डर वाइट है, राइट? तो इसको बहुत सारे निमोनिक है याद करने के लिए, इट इज अ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड निमोनिक। जैसे कई बार व्हाट शुड आई टेल यू के हम होता है ना बहुत, वी वांट स्पेशली अगर किसी फंक्शन में जा रहे हैं एंड वी वांट टू मेक आवरसेल्फ मोर प्रेजेंटेबल, सो व्हाट वी कैन डू, हमारा जो फेस होता है वो हम ज्यादा वाइट कर लेते हैं एज कंपेयर टू आवर बॉडी। यू कैन रिमेम्बर इन दिस वे। सो हमेशा ऊपर वाला जो पार्ट है वो वाइट है, दैट मीन्स हमारा जो शोल्डर है ऑक्सीजन सिलेंडर का वो वाइट है, बॉडी इज ब्लैक, राइट? अब वन मोर, इसमें जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है रिलेटेड टू ब्राउन, ब्राउन वाला ये क्या नाम है, सिलेंडर। तो इसका आंसर क्या होगा? पहले हमने ये कंफर्म किया, शोल्डर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पे कौन से कलर का है? इट इज ऑफ वाइट कलर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। यू ऑल कैन मेक अ सर्कल इन योर प्रैक्टिस पर्ल बुक दैट ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। इसी के साथ प्रैक्टिस पर्ल में, और इधर यू कैन राइट डाउन इन योर ओन नोटबुक, अपनी नोटबुक में लिख लो या प्रैक्टिस पर्ल में लिख लो बाकी के जो सिलेंडर है उनका कलर कोडिंग, ताकि आपके पास नोट्स बन जाए आपके ऑक्सीजन कलर कोडिंग, जो ऑक्सीजन गैसेस होती हैं, जो मेडिकल सिलेंडर होते हैं उनके कलर कोडिंग क्या है। तो सबसे पहले हमारा ये सिलेंडर क्लियर हो गया, विच इज वाइट शोल्डर एंड ब्लैक बॉडी। नंबर वन जो सबसे ज्यादा प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है, सबसे कॉमन पूछा जाता है। दूसरा ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, नाइट्रस ऑक्साइड विच इज ब्लू इन कलर, ये ब्लू कलर का होता है, इसे फ्रेंच ब्लू बोलते हैं। दिस कलर, ये फ्रेंच ब्लू कलर का है और इसको एक और गैस के नाम से जाना जाता है। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द अदर नेम ऑफ दिस गैस दैट वी कॉमनली यूज? एल से शुरू होता है वो, इसको और क्या बोलते हैं? इसको और क्या बोलते हैं इस गैस को? एनीवन कैन टेल मी? नंबर वन फ्रेंच कलर का है पूरा सिलेंडर, चाहे शोल्डर हो चाहे बॉडी हो, एंड द नेम इज
नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड को एक और नाम से जाना जाता, वेरी गुड जल्पना, इट इज लाफिंग गैस। तो ये चीजें आपको या तो प्रैक्टिस फॉल में लिख लो या फिर अलग से अपनी एक नोटबुक जो आपने बनाई है अपने लास्ट मिनट रिविजन के लिए, उस केस में राइट, उस केस में ग्रेट, एंड इट इज ऑलवेज माय प्लेजर हयात, बिकॉज आई मेक श्योर कि जितना मुझे आता है वो मैं हमेशा पास ऑन करूं। सो यहाँ पे एक अपनी कॉपी में लिखते जाओ, राइट। तो नाइट्रस ऑक्साइड फ्रेंच ब्लू कलर विच इज आपका क्या है, लाफिंग गैस भी बोलते हैं। ये 3 पॉइंट आपने लिखे, नाइट्रस ऑक्साइड, उसके आगे कलर लिखा फ्रेंच ब्लू और ब्रैकेट में लाफिंग गैस। अगला सिलेंडर इज मेडिकल एयर, राइट। मेडिकल एयर की जो बॉडी है और जो शोल्डर है वो अलग है। मेडिकल एयर की जो बॉडी है वो क्या है, वो ग्रे कलर की है और शोल्डर वाइट एंड ब्लैक है, ये आपको याद रखना है। शोल्डर इज वाइट एंड ब्लैक, बॉडी इज ग्रे इन कलर, ये याद रखिए, राइट। सो मेडिकल एयर हो गया कलर। देन नेक्स्ट इज नाइट्रोजन इज कंप्लीटली ब्लैक। नाइट्रोजन क्या है, कंप्लीटली ब्लैक है, नाइट्रोजन कलर लिख लिया ब्लैक। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड पूरा ग्रे इन कलर, पूरा का पूरा ग्रे इन कलर, राइट। ये इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी फ्रीक्वेंटली आफ्टर ऑक्सीजन। इसके बाद जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो हीलियम के ऊपर आते हैं, और ये नॉर्सेट में पूछा गया, विच इज ब्राउन इन कलर, जो कि ब्राउन कलर का है, राइट। ये क्या है, ब्राउन कलर का है। सो हीलियम क्या हो गया, ब्राउन कलर हो गया। चलिए, सो हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 51। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर हियर इन दिस क्वेश्चन। आफ्टर द कंसल्टेंट राउंड द अटेंडिंग डॉक्टर चेंज द करंट ऑक्सीजन थेरेपी एंड स्टार्ट टू, पेशेंट ने जो है स्टार्ट किया हाई फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस, एंड हेयर यू नीड टू आइडेंटिफाई विच वन इज द हाई फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस। चलिए, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। Yes. So what could be the color, what could be the correct answer here? देखो यहाँ पे यू ऑल आर गेटिंग कंफ्यूज, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड यहाँ पे क्या पूछा है, ये फिर नेगेटिव मार्किंग जाएगा। यहाँ पे पूछा है हाई फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस, हाई फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस। यहाँ पे कुछ बच्चे जो है ए बोल रहे हैं, कुछ डी बोल रहे हैं, तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ऑप्शन नंबर ए और डी में। एक होता है हाई कंसेंट्रेशन, एक होता है हाई फ्लो। दो चीजें दोबारा ध्यान से आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, सी प्लस के जितने भी बच्चे हैं ये पढ़ा हुआ है, बताओ क्या हो सकता है, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। देखो, नाउ हेयर लेट मी हेल्प यू। यहाँ पे क्या है, आपको एक सिंपल चार्ट याद रखना है। व्हाट इज दिस चार्ट, हम क्या याद रखेंगे, हमें याद रखना है, प्लीज लेट मी नो अगर आपको दिख रहा है। हम जब भी ऑक्सीजन डिवाइस की बात करते हैं, ये विजिबल है स्क्रीन सबको, हम जब भी ऑक्सीजन डिवाइस की बात करते हैं, ऑक्सीजन डिवाइस दो तरीके के होते हैं, एंड व्हाट आर दीज, लो फ्लो, हाई फ्लो, राइट। एक है लो फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस, एक है हाई फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस। जो लो फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस होते हैं, लो फ्लो मतलब जिनका फ्लो लो है, वो क्या है, जितना भी आप उनका, जैसे मान लो कि लो फ्लो मतलब आपने जो उनका फिक्स किया है, FiO2 जो फिक्स किया है, वो एग्जैक्ट वो डिलीवर नहीं करेंगे, उसके आसपास डिलीवर करेंगे उतना कंसंट्रेशन। जैसे आपने FiO2 रखा है 60,
सो दे विल नॉट एक्यूरेटली डिलीवर दैट 60% ऑफ FiO2, लेकिन उससे थोड़ा आसपास उसके उसके लगभग अप्रॉक्स होगा, बट नॉट एग्जैक्टली 60. दैट इज लो फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस. हाई फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस वो होते हैं जो एक्यूरेटली वही कंसंट्रेशन ऑफ FiO2 डिलीवर करते हैं जो आपने फिक्स किया है, जो उस ऑक्सीजन डिवाइस से आप दे सकते हो, विच कम्स अंडर, वो उन्हें बोलते हैं हाई फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस, राइट. लो फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? लो फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस में आएगा नेजल प्रोंग, राइट. नेजल प्रोंग हो गया आपका. इसके अलावा सिंपल फेस मास्क हो गया, नॉन रीब्रीदर मास्क हो गया, और पार्शियल रीब्रीदर मास्क हो गया. ये आपके एग्जाम्पल है लो फ्लो के. अगर मैं हाई फ्लो की बात करूं तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हाई फ्लो में आता है. आई होप द स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल. इज देयर एनी इशू? सबको स्क्रीन दिख रहा है? प्लीज लेट मी नो, सबको स्क्रीन दिख रहा है? इज माई स्क्रीन विजिबल? चलो. सो हाई फ्लो में क्या आएगा आपका? वेंचुरी मास्क आ गया, आपका नेजल कैनुला आ गया, नेजल कैनुला आ गया, सी पैप आ गए, बाई पैप आ गया, बैग वेल्व मास्क वेंटिलेशन, योर एम्बू बैग आ गया. तो ये सारे क्या आ गए? एग्जाम्पल हाई फ्लो के आ गए. अब यहाँ बैक टू दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा दैट विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन में क्या पूछा? दोबारा पढ़ते हैं. आपके डॉक्टर ने चेंज कर दिया ऑक्सीजन डिवाइस एंड क्वेश्चन में सेड वी हैव टू स्टार्ट द ऑक्सीजन विद हाई फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस. कहीं पर भी दूर दूर तक क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन. दे आर सेइंग हाई फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस. तो सिंपली हमें पता है ये लो फ्लो है, ये हाई फ्लो है. अगर दोबारा क्वेश्चन की बात करें, नॉन रीब्रीदर लो फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस है, नेजल प्रोंग लो फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस है, सिंपल फेस मास्क लो फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस है, लेकिन वेंचुरी मास्क इज अ हाई फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस, राइट. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बिकॉज दिस इज अ हाई फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस. क्लियर? यहां तक समझ में आया? ये क्लियर है? चलो अब अगला क्वेश्चन देखो एंड देन यू हैव टू टेल मी दैट व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, बट रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, राइट. अब ये वाले क्वेश्चन में क्या है हमारा? इन इमरजेंसी अंटिल यू हैव रिसीव्ड अ मेल ट्रॉमा विक्टिम एंड व्हाइल मॉनिटरिंग द वाइटल साइन द विक्टिम आर्टीरियल, पेशेंट का जो ऑक्सीजन सैचुरेशन था वो 88 हो गया. द डॉक्टर ऑर्डर टू स्टार्ट द ऑक्सीजन थेरेपी. विच ऑक्सीजन डिवाइस should be best suited for this patient? अब here you need to identify, क्योंकि पेशेंट का जो सैचुरेशन है, पेशेंट का जो SpO2 है वो डिप कर रहा है, पेशेंट डीसैचुरेट कर रहा है. यहाँ पे आपको क्या है? एक ऐसा ऑक्सीजन, अब जितने भी पहले तो ऑक्सीजन मास्क दिए गए हैं वो सारे पहले आइडेंटिफाई करो विच टाइप ऑफ ऑक्सीजन डिवाइस आर दे लो फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस और आर दे हाई फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस? इसमें से हाई फ्लो है या ये सारे लो फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस है? फर्स्ट टेल मी दिस. If we'll talk about simple face mask, low flow oxygen device. Non-rebreather mask, low flow oxygen device. N95 mask. So N95 mask is not an oxygen device. It is your PPE. That is your personal protective equipment. ये तो PPE का पार्ट है, ऑक्सीजन डिवाइस तो नहीं है ना ये N95. देन वी हैव नेजल कैनुला. अब जो हाई फ्लो नेजल कैनुला होते हैं वो आपके उसमें आते हैं, हाई फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस में आते हैं. अब ये ऊपर ये तीनों हमारे पास ऑप्शन है, N95 को हमने एलिमिनेट कर दिया बिकॉज दिस इज नॉट एन ऑक्सीजन डिवाइस. इफ वी टॉक अबाउट यहाँ इस कंडीशन में, क्योंकि पेशेंट डीसैचुरेट कर रहा है, पेशेंट का SpO2 88 है, हमें पेशेंट का नॉर्मल SpO2 विच इज 96 से 100, ये टारगेट होता है कि 96 करना है हमें, 96 नॉर्मल होता है. तो यहाँ इस केस में हमें विच इस तरीके का ऑक्सीजन डिवाइस चाहिए जो हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करे, right? We in this situation we need to use that device which provide high concentration of oxygen. तो हमेशा जो confusion होती है वो यही चीजों में होती है, right?
एक है हाई कंसंट्रेशन और एक है हाई फ्लो. सो वेन एवर यू अटेम्प्ट सच टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. इफ एनी टाइम क्वेश्चन आस्क्स दैट विच इज अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ which device provide the high concentration of oxygen, the answer will be non-rebreather mask. राइट, आंसर विल बी नॉन रीब्रीदर मास्क. लेकिन अब यहाँ पे देखो सौम्या ने एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है. अब क्वेश्चन में ये हमारा आगे भी क्वेश्चन है, जब भी आपसे पूछा जाएगा कि विच डिवाइस विल प्रोवाइड हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन. नाउ लेट अस सी द ऑप्शन. सबसे पहला ऑप्शन है नॉन रीब्रीदर मास्क, दूसरा ऑप्शन है सिंपल फेस मास्क, राइट, तीसरा ऑप्शन है वेंचुरी मास्क. एंड आई होप द स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल. एंड लेट्स टेक एन एग्जांपल. चौथा ऑप्शन है हाई फ्लो नेजल कैन्युला, राइट. सो वी हैव दीज 4 ऑप्शन. अब हमने जो है थोड़ा सा और इन ऑर्डर टू मेक आवर अंडरस्टैंडिंग मोर स्ट्रॉन्ग, वी हैव चेंज द क्वेश्चन. क्वेश्चन में है कि 4 ऑप्शन में से सबसे ज्यादा हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कौन सा मास्क देगा. क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग अबाउट हाई फ्लो ऑफ ऑक्सीजन डिवाइस, कौन सा इसमें से हाई फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस है वो नहीं पूछा है, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कौन देगा. सो यहाँ पे अमंग दीज 4 ऑप्शन अगर आप ये चारों ऑप्शन को देखो तो इस केस में सबसे बेस्ट द आंसर इज नॉन रीब्रीदर मास्क. अगर क्वेश्चन में नॉन रीब्रीदर मास्क है और वेंचुरी मास्क है, if you have these 2 masks available in this question where the question is asking you which device provide high concentration of oxygen, so वेंचुरी मास्क high flow है, high concentration नहीं देता है. वेंचुरी high flow वाला है, high concentration आपका नॉन रीब्रीदर मास्क देता है, राइट. आई शो यू द नोट्स एज वेल. मैं आपको नोट्स भी दूंगी कि कितना परसेंटेज देता है. पहले समझना क्या है हाई फ्लो और लो फ्लो डिवाइस कौन कौन से हैं. सो लो फ्लो में नेजल प्रोंग, सिंपल फेस मास्क, नॉन रीब्रीदर, पार्शियल रीब्रीदर, और हाई फ्लो में वेंचुरी, नेजल कैनुला, बाईपैप, सीपैप और एम्बू बैग, ये आपके हाई फ्लो में आ गए. अब यहाँ पे बच्चे सोचते हैं कि वेंचुरी मास्क अगर है आंसर ऑप्शन में तो वेंचुरी मास्क हाई कंसेंट्रेशन प्रोवाइड करेगा. नो, वेंचुरी मास्क विल नॉट प्रोवाइड द हाई कंसेंट्रेशन. यहाँ पे इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर होगा आपका नॉन रीब्रीदर मास्क. ऑलवेज रिमेंबर, ये आप नेगेटिव मार्किंग सबसे ज्यादा इसी वजह से होती है. तो यहाँ अगर हम बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका नॉन रीब्रीदर मास्क, राइट. लेकिन अभी सिचुएशन खत्म नहीं हुई, अभी एक और ट्विस्ट है, अभी यहाँ पे ट्विस्ट है एक और. सो यहाँ आई होप अभी समझ में आ गया होगा कि अगर कभी भी क्वेश्चन आता है दैट विच मास्क प्रोवाइड हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन और ऑप्शन में वेंचुरी भी है, नॉन रीब्रीदर में भी है, नॉन रीब्रीदर भी है, तो करेक्ट आंसर नॉन रीब्रीदर होगा. बिकॉज यहाँ पे हाई फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस नहीं पूछा है, हाई कंसेंट्रेशन पूछा है. अब बात करते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाते हैं. अब यहाँ पे आपको जो है इसी क्वेश्चन में हाई फ्लो नेजल कैनुला के हटा के बैग वाल्व मास्क है, राइट, या फिर एम्बू बैग है. यहाँ पे एम्बू बैग लिखा हुआ है. अब क्या होगा करेक्ट आंसर. नाउ इन दैट केस व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर. नॉन रीब्रीदर मास्क भी है, एम्बू बैग भी है, वेंचुरी मास्क भी है. ये तीनों से पूछा है विच वन, तीनों ऑप्शन में है. एंड यू हैव आस्क्ड दैट विच ऑक्सीजन डिवाइस विल प्रोवाइड हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन. अब यहाँ पे जो वेंचुरी मास्क था वो तो पहले ही रूल आउट कर लिया कि वेंचुरी मास्क नहीं होगा, राइट. वेंचुरी मास्क हाई कंसेंट्रेशन प्रोवाइड नहीं करता है, हाई फ्लो डिवाइस है बट इट डज नॉट प्रोवाइड हाई कंसेंट्रेशन. सो वी आर लेफ्ट विथ 2 ऑप्शन, नॉन रीब्रीदर मास्क एंड सेकेंड वन हमारा है एम्बू बैग. अगर कहीं पर भी नॉन रीब्रीदर के साथ इफ यू हैव एम्बू बैग इन योर ऑप्शन देन एम्बू बैग विल बी द करेक्ट आंसर बिकॉज वो 100% ऑक्सीजन डिलीवर करता है, राइट. तो यहाँ पे इस केस में अब आंसर बदल जाएगा. यहाँ पे पहले एम्बू बैग आएगा, सेकेंड नंबर पे नॉन रीब्रीदर आएगा, उसके बाद थर्ड नंबर पे वेंचुरी आएगा. तो ये अपनी नोटबुक में आपको कैसे लिखना है प्रेफरेंस, आप ये इस तरीके से प्रेफरेंस लिखो दैट नंबर 1 इज योर नंबर 1 इज योर एम्बू बैग, नंबर 1 इज योर एम्बू बैग जो हाई कंसेंट्रेशन देता है,
Very good, Sheetal. Number 2 is non-rebreather mask. Number 3 is your Venturi mask. एंड वेंचुरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े क्वेश्चन आए हुए हैं नॉर्सेट में। तो ये वाले क्वेश्चन को अगर हम देखें दोबारा से, दैट पेशेंट इज डीसैचुरेटिंग एंड अमंग दीज ऑप्शन विच मास्क इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे आपको ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन देनी है, तो आंसर विल बी नॉन रीब्रीदर मास्क। तो आपने पेंसिल से टिक लगा लेना है दैट ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी विच इज नॉन रीब्रीदर मास्क। चलो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, द नर्स इज टू स्टार्ट ऑक्सीजन थेरेपी विया नेजल कैनुला, विच एक्शन इज करेक्ट। अब यहाँ पे ना कई बार एक कंफ्यूजन क्या होती है, लेट मी टेल यू ऑल कि व्हाट इज द कंफ्यूजिंग पॉइंट। हम नेजल जो प्रोंग होता है, राइट, नेजल प्रोंग को कई जगह पे इट इज ऑल्सो नोन एज नेजल cannula. So one is nasal cannula, one is high flow nasal cannula. High flow nasal cannula is different और nasal prong को nasal cannula बोल रहे हो वो अलग है। ये दोनों चीजें अलग है, इसको मिक्स नहीं करना है हमें, राइट। ये देखो ये वाला है नेजल प्रोंग, आई होप सबको ये इमेज दिख रही होगी। दिस इज व्हाट वी कॉल नेजल प्रोंग, जो हम पेशेंट के नॉस्ट्रल में इंसर्ट करते हैं। हाई फ्लो नेजल कैनुला भी नॉस्ट्रल में जाता है, बट उसमें आप पूरा एक उसका सिस्टम ऑक्सीजन थेरेपी का अलग होता है, उसमें आप हाई फ्लो के अंदर ऑक्सीजन दे रहे हो। दिस इज योर नेजल कैनुला, नेजल प्रोंग, राइट। तो ये आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन हमसे पूछा गया था दैट विच एक्शन इज करेक्ट, कौन सा एक्शन करेक्ट है। सेट द ऑक्सीजन एट 12 लीटर पर मिनट, या आप 12 लीटर पर मिनट पे ऑक्सीजन फ्लो रेट को सेट करोगे इफ यू आर यूजिंग नेजल कैनुला और नेजल प्रोंग। लुब्रिकेट द कैनुला विथ पेट्रोलियम जेली बिफोर इंसर्टिंग, गिव 100% ऑक्सीजन बाय मास्क बिफोर इंसर्टिंग द कैनुला, इंसर्ट द कैनुला 1 सेंटीमीटर इनटू द नॉस्ट्रल। अब वन बाय वन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन आप इसमें फ्लो रेट सेट करोगे 12 लीटर पर मिनट, तो वो बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ये नेजल कैनुला नेजल प्रोंग आपका फ्लो रेट ऑक्सीजन डिवाइस है, उसमें 2 लीटर, उसका जो हम कितना फ्लो रेट होता है 2 to 6 लीटर। नाउ दिस यू कैन राइट डाउन इन योर लास्ट मिनट रिविजन नोटबुक। नेजल प्रोंग्स का जो फ्लो रेट होता है वो 2 से 6 लीटर पर मिनट है, और कितना FiO2 डिलीवर करते हैं 2 से 6 लीटर पर मिनट में 28 से 45%। सो सिर्फ 28 से 45% ऑफ ऑक्सीजन दे आर डिलीवरिंग, एंड इफ यू हैव टू गिव द ऑक्सीजन then you can set the flow rate up to 6 liter per minute only. 12 liter will be very high, ये हाई फ्लो के अंदर नहीं आएगा, ये लो फ्लो के अंदर आएगा। सो ऑप्शन नंबर 1 इज नॉट करेक्ट, उसको हटा दो। लुब्रिकेट द कैनुला विथ पेट्रोलियम जेली बिफोर इंसर्टिंग। नाउ डू यू थिंक हमने कैनुला के जो आपके नॉस्ट्रल है, ये जो नेजल प्रोंग में, ये जो नेजल प्रोंग है इसको पेशेंट के नाक की नॉस्ट्रल में डाल रहे हैं, उसको अगर आप पेट्रोलियम जेली से इन लुब्रिकेट करोगे तो वो नॉस्ट्रल को ब्लॉक कर देगा, राइट। अगर आपको लुब्रिकेट करना ही है देन वी शुड यूज KY जेली। हमें अगर यूज करना भी है लुब्रिकेशन तो कौन सी जेली यूज करेंगे, ऑफ कोर्स जो वाटर सॉल्युबल हो, क्योंकि नाक में अगर पेट्रोलियम जेली डालेंगे तो बिल्कुल बंद हो जाएगा, पेशेंट कहाँ से सांस लेगा। वैसे ही उसको डिसैचुरेशन हो रखा है, यू हैव टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन थेरेपी। सो इफ यू हैव टू लुब्रिकेट, यू हैव टू लुब्रिकेट विद अ वाटर soluble jelly, not with the petroleum based jelly. सो ऑप्शन नंबर बी को भी हटाओ। 100% ऑक्सीजन बाय मास्क बिफोर इंसर्टिंग द कैनुला, नो दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। आप मास्क में यहाँ डिफाइन ही नहीं है दैट विच मास्क वी आर यूजिंग, एंड अगर आपको 100% ऑक्सीजन मास्क से देनी है देन व्हाई वी आर यूजिंग नेजल कैनुला। सो ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। नो, मिला जुला के हमारे पास डी बचा है, दैट जब हम इंसर्ट करेंगे कैनुला, जो प्रॉन्स है नेजल प्रॉन्ग, उसको नॉस्ट्रल में कम से कम 1 सेंटीमीटर तो अंदर जाना चाहिए। बी करेक्ट नहीं होगा। बी देखो पेट्रोलियम है, वो तो नाक बंद कर देगा, वाटर सॉल्युबल जेली होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, और करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। वी हैव टू इंसर्ट 1 सेंटीमीटर इनटू द नॉस्ट्रल। ये जरूर लिखना है आपको, ये वाला पॉइंट के विद द नेजल कैनुला नेजल प्रोंग, जिन्हें नेजल प्रोंग भी बोलते हैं,
फ्लो रेट कितना होगा, FiO2 क्या होगा। एग्जाम में, एग्जाम से 1 वीक पहले, नॉर्सेट से 1 वीक पहले आपको ऑक्सीजन थेरेपी में सिर्फ यही याद करना है, नेजल प्रोंग में इतना फ्लो रेट होता है, इतना FiO2 होता है, ये लो फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस है, राइट, लो फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस है। अब एक और आपका लास्ट मिनट रिवीजन का पॉइंट जो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है सीओपीडी के ऊपर। अब आपके पास सीओपीडी का पेशेंट आया है, यू हैव अ सीओपीडी पेशेंट इन योर डिपार्टमेंट, आपको इसको सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन देनी है, सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन देनी है। तो यहाँ पे बेस्ट डिवाइस कौन से होते हैं फॉर सीओपीडी पेशेंट, तो पहले हम प्रेफरेंस देते हैं वेंचुरी को, उसके बाद प्रेफरेंस देते हैं नेजल प्रोंग को। फर्स्ट प्रेफरेंस इज वेंचुरी। Yes, I hope I am audible and visible to all. Yes, so first preference will give to Venturi mask, second preference nasal prong को दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके ऑप्शन में वेंचुरी मास्क नहीं है, अगर नहीं है वेंचुरी मास्क एंड यू हैव नेजल प्रोंग इन योर ऑप्शन फॉर अ सीओपीडी पेशेंट इन विच यू हैव टू अप्लाई सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन थेरेपी, देन उसके बाद हम नेजल प्रोंग दे सकते हैं, क्योंकि नेजल प्रोंग में 2 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन हम स्टार्ट कर सकते हैं। वेरी गुड शीतल, सीओपीडी में एज अ नर्स यू कैन नॉट गिव मोर देन 2 लीटर पर मिनट, राइट। तो पहले प्रेफरेंस अगर वेंचुरी और नेजल प्रोंग दोनों ही ऑप्शन में है, करेक्ट आंसर विल बी वेंचुरी मास्क। अगर वेंचुरी नहीं है, नेजल प्रोंग ऑप्शन में, देन करेक्ट आंसर इज नेजल प्रोंग, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following device the nurse will use in order to deliver high concentration of oxygen। देखो यही क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। now you all have to tell me what will be the correct answer, which option you will mark as a correct। अपनी बुक में आप कौन से ऑप्शन को करेक्ट आंसर मार्क करोगे, बताओ। यहाँ पे हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन पूछा है, हाई फ्लो नहीं पूछा है। सो विच ऑप्शन यू विल मार्क एज अ करेक्ट आंसर इन योर प्रैक्टिस पोल पेज नंबर 14 बुक में। We have venturi mask as well, partial rebreather, nasal prong and non rebreather। So बिना नेगेटिव मार्किंग के in the comment section you all have to tell me कि आप अपनी बुक में पेज नंबर 14 पे कौन सा क्वेश्चन नंबर 54 कौन सा ऑप्शन मार्क करोगे। वेरी गुड, बिकॉज नाउ दिस इज व्हाट आई वांट टू सी इन द कमेंट सेक्शन, एवरी आंसर शुड बी यूनिफॉर्म, किसी में भी ए बी वाला नहीं होना चाहिए, बिकॉज नाउ वी हैव क्लैरिटी। शक्ति ए नहीं होगा, दोबारा देखो ए नहीं होगा। पार्शियल रीब्रीदर मास्क अलग है, वो तो वैसे भी ऑब्सोलीट हो गया है, अब हम यूज नहीं करते, जिसमें मिक्सचर ऑफ आता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड पेशेंट के बॉडी में जा रही है। नॉन रीब्रीदर मास्क इज अ लो फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस बट प्रोवाइड हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। Option number B, Venturi mask is a high flow oxygen device, but it is not providing as compared to non-rebreather the high concentration of oxygen. Nasal prong low flow oxygen device है, जो हमने देख लिया, 2 लीटर पर मिनट प्रोवाइड करता है 28 से 45, राइट। अब ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या मैं इसको अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे भी डालने वाली हूँ, बट जो भी आपको सूटेबल लगे वो ले लो या अपनी कॉपी में लिख लो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड लास्ट टाइम पे आपको यही रिवाइज करना है एग्जाम से पहले। सो नेजल कैनुला जो आपका नेजल प्रोंग है, ऑक्सीजन मास्क, सिंपल ऑक्सीजन मास्क मतलब मास्क विद रिजर्वायर बैग, मास्क विद नॉन रीब्रीदिंग रिजर्वायर बैग। ये हो गया आपका सिंपल फेस मास्क, राइट। मास्क विद रिजर्वायर बैग मतलब मास्क विद रिजर्वायर बैग यहां पे है, यस। सो मास्क विद रिजर्वायर बैग, ये पार्शियल रीब्रीदर मास्क की बात हो रही है, पार्शियल रीब्रीदर मास्क। एंड नीचे आपका नॉन रीब्रीदर मास्क है। इफ यू सी जो नॉन रीब्रीदर मास्क है उसका जो फ्लो रेट है वो 6 से 10 लीटर है,
राइट। सो लो फ्लो ऑक्सीजन डिवाइसेस आपके 6 से 10 लीटर के उस फ्लो रेट पे वर्क कर रहे हैं, एंड हाई फ्लो वाला 15 लीटर पर मिनट पे जा रहा है, और इनका FiO2 क्या है 60 to 90%, एंड आपका जो एम्बू बैग है वो 100% ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो ये टेबल आपने बना लेना है। सबने लिख लिया, सबने फोटो ले लिया, शुड आई मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़े? ले लिया सबने फोटो या लिख लिया सबने? आप अपनी नोटबुक प्रैक्टिस पोल के अंदर भी लिख सकते हो। प्रैक्टिस पोल में जहां पे ये क्वेश्चन नंबर 54 है उसी के साइड में लिख लो ये सारा इंफॉर्मेशन। हाँ, ये फ्लो रेट एंड कंसंट्रेशन वही है। दिस इज व्हाट द फ्लो रेट एंड कंसंट्रेशन। इतने फ्लो रेट पे आप सेट करोगे ऑक्सीजन का जो आपका जो ऑक्सीजन का डायल है, फ्लो रेट का जो मीटर है उसको सेट करोगे, एंड इतना परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन वो डिलीवर करेगा। चलो, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेंचुरी मास्क। अब हमने क्यों बोला दैट वेंचुरी इज नॉट प्रोवाइडिंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन? सो इफ यू विल सी वेंचुरी मास्क स्टार्ट होता है 2 लीटर पर मिनट पे। नाउ pay special attention to this image. Venturi mask start from 2 liter per minute. This is the reason we have said that this can be used for COPD patient along with nasal prong, but Venturi mask is the first preference, right? So Venturi mask can be used in COPD patient. It is a very suitable device for COPD patient because it deliver the accurate amount of oxygen, because this is a high flow oxygen device, and 2 लीटर पे वो 24% FiO2 दे रहा है। मैक्सिमम वेंचुरी मास्क 15 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन फ्लो रेट है, जबकि आपके नॉन रीब्रीदर मास्क का मैक्सिमम 10 लीटर पर मिनट था। दिस इज द रीजन ये लो फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस है, और ये हाई फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस है जो 15 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन डिलीवर कर रहा है। बट इसकी कंसेंट्रेशन 15 लीटर पे भी कुल 60 है, और यहाँ पे नॉन रीब्रीदर मास की कंसेंट्रेशन 90 थी। सो अब कभी भी दिस आई होप दिस मेक सेंस why we have said non rebreather mask high concentration device, because ये high concentration 90 FiO2 डिलीवर कर रहा है, एंड वेंचुरी मास्क का हाईएस्ट कंसेंट्रेशन 60 है। समझ में आ रहा है? बाउंस ऊपर से तो नहीं जा रहा, बाउंस बैक तो नहीं हो रहा? प्लीज लेट मी नो। I hope I am not going too fast. Or is there any point which I want to repeat? You can tell me, I will repeat the same. Please let me know. कुछ repeat करना है? सब समझ में आ रहा है? अमन, एम्बू बैग की कैपेसिटी एज के अकॉर्डिंग अलग अलग होगी। जैसे आपका अडल्ट होगा उसमें 1500 होगी, चाइल्ड में आपके 500 700 500 के बीच में होगी, राइट? उसके बाद इन्फेंट वाले में 250 इस तरीके से होगी। सब समझ में आ रहा है? कोई किसी को डाउट यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन, कुछ ऐसा पॉइंट विच यू वांट मी टू रिपीट एनीथिंग? आप लोग के जब कमेंट आने बंद हो जाते हैं आई फील लाइक सब सो गए, right? So this venturi mask is very important. Now why this is important, here we need to recall कि क्वेश्चन कहाँ से आया है। देखो, एक ना क्वेश्चन पूछा गया था, जनरली मैंने हर क्लास में बोला है कि जो रेड वाला वेंचुरी मास्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको टारगेट हाई, PR यादव, एनक्लेक्स सारी बुक में रेड के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा। तो पिछले बार नॉर्सेट 6.0 में क्या कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि वो इमेज आया था, सो वहां पे बच्चे कंफ्यूज हो गए कि ये ऑरेंज है या रेड इमेज है। इतना अब उन्हें कंफ्यूजन में लगा कि ये ऑरेंज इमेज है। तो ऑरेंज इमेज में 31% होता है, बट 31% वॉज नॉट देयर इन द ऑप्शन, 40% था। सो आइडियली वो जो आपका 6.0 का क्वेश्चन था वेंचुरी मास्क का, वो रेड कलर ही था, राइट? सो इट इज इंपॉर्टेंट, ये आपको कलर कोडिंग याद रखनी है, इसके साथ इनका FiO2 याद रखना है, और रेड वाला हर जगह पूछा गया है, राइट? सो ये मेक श्योर करो कि ये याद रखो सारे के सारे। व्हाइट कलर कौन सा है? सबसे कॉमनली आस्क्ड इज 40%, एंड इससे पता चलता है कि 31% भी पूछा जा सकता है। सो 31, 35, 40 एंड 60 ये आपको याद रखना है, राइट?
निमोनिक आई, बिकॉज इसके ना बहुत सारे अलग अलग मीनिंग होते हैं, तो आई रिकमेंड के एज अ स्टूडेंट यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म एंड यू हैव टू कम अप विद योर ओन निमोनिक, जिससे कि ज्यादा आपको याद रहे। तो बट एज ऑफ नाउ व्हाट आई कैन डू, ये मैं आपको बता सकती हूँ 40 वाला इज मोस्ट कॉमनली आज जो आपको याद होना चाहिए। रेड कलर 40% FiO2, जिसका फ्लो रेट 10 लीटर पर मिनट है। तीन चीजें, कलर रेड, FiO2 40 एंड फ्लो रेट 10 लीटर पर मिनट। चलो, so highest concentration of oxygen is delivered through. Now look at this question: nasal cannula, venturi mask, bag and mask, mask with reservoir bag. अब यहाँ पे आइडियली ये ऑप्शन को करेक्ट करना है, मास्क विद रिजर्वायर बैग। ये यहाँ पे नॉन रीब्रीदर मास्क होना चाहिए था, नॉन रीब्रीदर मास्क। सो बैग एंड मास्क, बैग वाल्व मास्क जनरली एम्बू बैग को बोला जाता है। नॉन रीब्रीदर मास्क विद रिजर्वायर बैग, आपका मतलब नॉन रीब्रीदर मास्क हैज अ रिजर्वायर बैग। सो ये आपका नॉन रीब्रीदर मास्क हो गया, बैग एंड मास्क हो गया, वेंचुरी मास्क हो गया, नेजल कैनुला हो गया। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। एंड ये अपने जो है प्रैक्टिस पर्ल 55 क्वेश्चन में ऑप्शन को करेक्ट भी करना। एक ऑप्शन इज रिफ्लेक्टिंग नॉन रीब्रीदर मास्क, वन इज बैग एंड मास्क। बैग एंड मास्क मतलब बैग वाल्व मास्क हमेशा एम्बू बैग को बोलते हैं। वेंचुरी मास्क नेजल कैनुला। सो नेजल कैनुला आपका लो फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस है जो कि 2 से 6 लीटर पर मिनट डिलीवर करता है। FiO2 मैक्सिमम 45% है, तो दिस कैन नॉट डिलीवर हाई कंसेंट्रेशन। वेंचुरी मास्क 15 लीटर पर मिनट डिलीवर करता है क्योंकि वो हाई फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस है, लेकिन कंसेंट्रेशन मैक्सिमम अभी हमने पढ़ा 60 से ऊपर नहीं करता है। बैग एंड मास्क 100% FiO2 बैग एंड मास्क। Non-rebreather mask is your low flow oxygen device that deliver 90% concentration, which makes option number C as a correct answer. Right? Option number C यहाँ पे हमारा correct हो गया। चलो next question. देखो ये क्वेश्चन आ गया, दिस इज व्हाट आई सेड, बिकॉज रेड इज वेरी वेरी कॉमन। रेड वेंचुरी मास्क के ऊपर सब कोई क्वेश्चन पूछते हैं। अब यहाँ पे यू हैव टू टेल मी तीन चीजें। आपको रेड वेंचुरी मास्क का फ्लो रेट बताना है, यू हैव टू टेल मी द फ्लो रेट, एंड ये FiO2 तो क्वेश्चन में है ही है। बताइए, फ्लो रेट बताओगे, व्हाट विल बी द फ्लो रेट ऑफ रेड वेंचुरी मास्क एंड FiO2, क्या होगा करेक्ट आंसर, टेल मी। यस शीतल, यही याद रखना है नोट्स। बैग एंड मास्क, नॉन रीब्रीदर मास्क, उसके बाद वेंचुरी मास्क, ये तीन चीजें हो गई आपकी। और COPD में पहले वेंचुरी, उसके बाद नेजल प्रोब। वेरी गुड जितेंद्र, शीतल, वेरी गुड। लेकिन साथ में फ्लो रेट भी बताओ, फ्लो रेट कितना था। वेरी गुड मनु, प्रियंका, अर्चना, वेरी गुड। 40% FiO2, रेड कलर वेंचुरी मास्क, फ्लो रेट, फ्लो रेट के साथ लिखो, ये भी साइड बाय साइड आपकी रिवीजन हो रही है। 10 लीटर पर मिनट, 10 लीटर पर मिनट, 40% रेड कलर, राइट, लाल रंग है, रेड कलर है, 40% है, और 10 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन है। चलिए, इन COPD which of the following oxygen device is used? We have venturi or in option as well, nasal prong in option as well. आपके पास वेंचुरी भी है, नेजल प्रोंग भी है, नॉन रीब्रीदर मास्क भी है, सिंपल फेस मास्क भी है। सो विच यू विल यूज इन COPD पेशेंट? COPD में आप कौन सा डिवाइस यूज करोगे? वेरी गुड नेहा, अ कंप्लीट आंसर। विच मास्क यू विल, पूछा 10 होगा, 10 लीटर पर मिनट बस। Very good, Aisha. When you have venturi and nasal prong, both the option available in the scenario COPD, the priority will be given to venturi. Right? हम priority venturi को देंगे, nasal prong को नहीं देंगे। अगर venturi नहीं होता तब nasal prong correct answer होता, but क्योंकि venturi is the device which is delivering accurate amount of oxygen, हमें 2 लीटर ही चाहिए। जो आपने वेंचर यूज किया है 2 लीटर वाला, 2 लीटर वाला आपका कर, ये देखो 2 लीटर वाला 24 ब्लू इन कलर 24% डिलीवर कर रहा है। सो 2 लीटर ब्लू इन कलर 24% डिलीवर करेगा, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। While auscultating the patient breathing sound, which among
द फॉलोइंग फाइंडिंग रिक्वायर्ड द नर्स टू रिपोर्ट टू द डॉक्टर इमीडिएटली, इसमें से कौन से फाइंडिंग को आपको डॉक्टर को इमीडिएटली रिपोर्ट करना है? यस, विच वन शुड बी रिपोर्टेड टू द डॉक्टर इमीडिएटली, आपको ये इमरजेंसी होगी तभी इमीडिएटली रिपोर्ट करना है, बताओ क्या होगा? वेरी गुड नेहा। ब्लू इज 2 लीटर पर मिनट, 2 है तो 2 से स्टार्ट होगा आपका परसेंटेज, ऐसे याद कर लो, 2 से 24। विच वन शुड बी रिपोर्टेड इमीडिएटली? क्रैकल्स। हम जब भी क्रैकल का नाम सुनते हैं ना, जब भी क्रैकल का नाम सुनते हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सर्क्यूलेटरी ओवरलोड। ये मैंने अपनी क्लास में बहुत बार बोला है। जब भी क्रैकल, क्रैकल कहाँ पे आते हैं? जहां सर्क्यूलेटरी ओवरलोड, पानी भर जाता है बॉडी में, तो सर्क्यूलेटरी ओवरलोड क्रैकल। स्ट्राइडर मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, दैट मीन्स इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर्ड। स्ट्राइडर में इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है। स्ट्राइडर मतलब कुछ हमारा जो एयरवे है वो बंद हो गया, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है। अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन विच रिक्वायर इमीडिएट, बिल्कुल रेड अलर्ट है, ये रेड अलर्ट है। स्ट्राइडर मतलब रेड अलर्ट जिसमें इमीडिएट इंटरवेंशन चाहिए। क्रैकल को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है इमीडिएटली, क्रैकल सर्क्यूलेटरी ओवरलोड है, ऑल्दो इसमें रिपोर्ट करना है, बट इट इज नॉट इमरजेंसी, इमीडिएट इमरजेंसी नहीं है। स्ट्राइडर इमरजेंसी है, पूरा जो सांस लेते हैं जिस एयरवे से वो ब्लॉक हो गया है। wheezing, which is the most common condition where we can see the sound wheezing? सबसे ये wheezing का जो साउंड है ये कहाँ पे आपको सुनने ऑस्कल्टेट करते हैं? where you can auscultate this sound wheezing? wheezing is present in which of the following respiratory condition? बहुत ही कॉमन है, हर जगह आपको ये क्वेश्चन मिलता है। सबसे ज्यादा wheezing हमें किस केस में दिखता है बताओ? ए से स्टार्ट होती है वो कंडीशन, ए से स्टार्ट है, ए से स्टार्ट है, एलर्जी से ट्रिगर कर जाती है वो कंडीशन रेस्पिरेटरी की। यस यस, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर, वेरी कॉमन। वीजिंग हमें कौन सी? वेरी गुड शीतल, आयशा, प्रिया, एक्सीलेंट। तो हमें वीजिंग देखने को मिलता है एस्थमा में। एस्थमा मतलब वीजिंग। कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट दिमाग में याद कर लो, जब भी एस्थमा का नाम आएगा मतलब हमें कौन सा एडवेंटिशियस ब्रेथ साउंड सुनने को मिलेगा? वीजिंग सुनने को मिलेगा। क्रैकल सर्क्यूलेटरी ओवरलोड, जब भी पेशेंट को सर्क्यूलेटरी ओवरलोड होगा तो क्रैकल हमें पता चल जाएगा। वेस्क्यूलर ब्रेथ साउंड नॉर्मल ब्रेथ साउंड है, वेस्क्यूलर नॉर्मल है, ब्रोंको वेसिकुलर, वेसिक्यूलर, दीज आर नॉर्मल ब्रेथ साउंड। तो ये एडवेंटिशियस ब्रेथ साउंड नहीं है, वेसिक्यूलर इज नॉर्मल। इसमें करेक्ट आंसर क्या है आपका? स्ट्राइडर। स्ट्राइडर इज द साउंड जो अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के लिए इंडिकेट करता है, विच शुड बी रिपोर्टेड टू द डॉक्टर इमीडिएटली। राइट, स्ट्राइडर आपको इमीडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। वीजिंग वाला क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, बेसिक है, वन लाइनर आपकी कॉपी में इसी में लिख लो, प्रैक्टिस पोल के आगे ही लिख लो, वीजिंग के ब्रैकेट में एस्थमा, या फिर जहां रैशनल है उस वाले पार्ट में लिख लो नीचे आंसर में। क्रैकल मतलब सर्क्यूलेटरी ओवरलोड, वेसिकुलर नॉर्मल ब्रेथ साउंड, स्ट्राइडर मतलब अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इमीडिएट इंटरवेंशन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फिफ्थ वाइटल साइन? अब इसमें से फिफ्थ वाइटल साइन किसको बोलते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फिफ्थ वाइटल साइन? चलिए बताइए। अब यहाँ पे प्यूपिलरी रिएक्शन भी है, पेन भी है, पल्स भी है, ब्लड प्रेशर भी है। ये सारे संजो ये हमारे प्रैक्टिस पर्ल के क्वेश्चन है। प्रैक्टिस पर्ल इन केस इफ यू डोंट हैव, यू कैन यू नो आप ले भी सकते हो। सी प्लस वाले बच्चों के पास सबके पास होनी चाहिए। इफ यू आर अ सी प्लस सब्सक्राइबर देन बाय डिफॉल्ट आपको ये मिली होगी बुक। सो ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस पर्ल के हैं। So which one is the fifth vital sign? क्या pupillary reaction होगा? Pupillary reaction is the fifth vital sign. So answer is absolutely no. Fifth vital sign एक हमेशा याद रखना है vital sign की जब भी बात होती है।
ब्लड प्रेशर वाइटल साइन में हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ब्लड प्रेशर नंबर 1, देन आपका ब्लड प्रेशर के बाद यू हैव टेम्परेचर, you have respiration, we have pulse, right? ये 4 vital sign है हमारे, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, पल्स। फिफ्थ वाला जो वाइटल साइन है वो है पेन। पेन इज योर फिफ्थ वाइटल साइन, नॉट द प्यूपिलरी रिएक्शन। सो पेन आपका फिफ्थ वाइटल साइन है। जब भी क्वेश्चन आएगा आंसर विल बी पेन। पेन इसीलिए बोला गया है बिकॉज पेन से बाकी सारे पैरामीटर अफेक्ट हो सकते हैं, right? Because if the patient is having any chronic pain, right, so pain can affect or alter the reading of these all other vital parameters. This is the reason why pain is considered as the fifth vital sign, not the pupillary reaction. Remember pupillary reaction हम GCS जो स्केल है, हैव अ ग्लासगो कोमा स्केल, उसके साथ आप प्यूपिलरी रिएक्शन को चेक कर रहे हो। नाउ जीसीएस कभी भी, सबको ये जीसीएस वाला हम लोग काफी कर चुके हैं, जीसीएस वाला सबको आना चाहिए स्केल अलोंग विद प्यूपिलरी रिएक्टिविटी स्कोर, राइट? नहीं नहीं संजू, इमरजेंसी में ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर इमरजेंसी में है तो इमरजेंसी में प्यूपिलरी विल बी द फिफ्थ वाइटल साइन। नो, यू नीड टू अंडरस्टैंड स्टैंडर्ड वाइटल साइन सब जगह, चाहे इमरजेंसी हो, आईसीयू हो, वार्ड हो, फिफ्थ वाइटल साइन इज योर पेन। Pupillary reaction, the pupillary reaction is added along with the Glasgow Coma Scale, not with the vital sign. Glasgow Coma Scale के साथ pupillary reaction को add किया गया है, आपके vital sign में नहीं आएगा वो। इमरजेंसी में भी अगर आपने रिसीव किया है पेशेंट तो पेन विल रिमेन्स द फिफ्थ वाइटल साइन, राइट? वहां पर भी पेन ही है फिफ्थ वाइटल साइन। प्यूपिलरी रिएक्शन ग्लासगो कोमा स्केल के साथ आएगा, वो जब जीसीएस चेक करोगे तब आप उसका ग्लासगो कोमा स्केल के साथ प्यूपिलरी रिएक्शन चेक करोगे, राइट? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, पेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ये बताइए, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड देर आर हाई चांसेस के इस बार नॉर्सेट में टेम्परेचर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज लास्ट टाइम 6.0 एग्जामिनेशन में देर वर अ लॉट ऑफ क्वेश्चन ऑन वाइटल साइन। 2 से 3 क्वेश्चन थे आपके वाइटल साइन पे। शीतल, मिनिमम तो हमारा प्यूपिलरी मिनिमम टोटल जीसीएस, यस, मिनिमम स्कोर इज 1, मैक्सिमम इज योर 15। वेरी गुड शीतल। चलो, now tell me the answer of this question. How many temperature dot are present is Celsius temper dot single use thermometer? सिंगल यूज टेम्पर डॉट थर्मामीटर है, एक थर्मामीटर होता है, उसमें कितनी डॉट है? यू नीड टू आंसर दिस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टेम्पर डॉट थर्मामीटर आपका डिस्पोजेबल थर्मामीटर है, जो एक बार यूज करते हैं उसके बाद आप डिस्कार्ड कर देते हो, राइट? वो टेम्पर डॉट फेरेनहाइट में भी आता है, सेल्सियस में भी आता है। इट इज अवेलेबल इन फेरेनहाइट, इट इज अवेलेबल इन सेल्सियस एज वेल। So I'll show you this image. This is how the temper dot thermometer look like. ये यहाँ पे टेम्पर डॉट थर्मामीटर है, राइट? ये सेल्सियस में भी है, फेरेनहाइट में भी है। ये सेल्सियस हो गया, ये फेरेनहाइट हो गया। क्वेश्चन में पूछा है कि सेल्सियस वाला है तो उसमें टोटल कितनी डॉट होंगी, राइट? इसको याद करने का तरीका क्या है? इजी वे, बिकॉज फेरेनहाइट की डॉट भी है और सेल्सियस की डॉट भी है। सो हाउ वी कैन रिमेंबर दिस? जैसे वी ऑल नो, स्पेशली दोज हु आर लिविंग इन दिल्ली एनसीआर और एनी हॉट क्लाइमेट वाला जो स्टेट होता है या एरिया होता है, सो जो जब भी यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में समर होते हैं, जब भी गर्मी पड़ती है तो टेम्परेचर 45 तो कॉमन है। 45 डिग्री सेल्सियस इज अ वेरी कॉमन टेम्परेचर इन दिल्ली एनसीआर। नाउअडे पिछले कुछ दिन थे कि वो 45 को भी क्रॉस कर दिया था, बट 45 डिग्री सेल्सियस वी एज अ बीइंग अ दिल्ली एनसीआर हम लोग मानते हैं इट्स अ नॉर्मल फॉर अस। उस टाइम पे हमें रेड अलर्ट नहीं चाहिए, 45 डिग्री सेल्सियस हमारे लिए कॉमन है। तो 45 डिग्री सेल्सियस से आप याद कर सकते हो कि इफ योर टेम्पर डॉट, दे आर आस्किंग योर क्वेश्चन इन फेरेनहाइट, सो फेरेनहाइट में 45 डॉट होंगी और सेल्सियस में उससे 5 जोड़ दो, 50 डॉट होंगी। 50 डॉट इन सेल्सियस एंड 45 डॉट इन फेरेनहाइट।
फ़ारेनहाइट रात याद करने का तरीका, दिल्ली एनसीआर में टेम्परेचर समर्स में 45 रहता है डिग्री सेल्सियस, सो 45 इन फ़ारेनहाइट और 50 वाला सेल्सियस में। सो सेल्सियस का पूछा है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो दिस इज, ये आप ये वाला इमेज भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे विद इन 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट के अंदर रीडिंग आ जाएगी आपकी। एंड ये उन पेशेंट में यूज करते हैं जो कॉन्टैक्ट आइसोलेशन में होते हैं या ड्रॉपलेट या फिर एयरबोर्न आइसोलेशन में, जहाँ पे स्पेशली कॉन्टैक्ट आइसोलेशन में, जहाँ पे आपको वन टाइम यूज किया एंड डिस्कार्ड कर दिया, राइट। यूज एंड डिस्कार्ड करने वाला थर्मामीटर है। सेल्सियस में देर आर 50 डॉट, हर एक डॉट में 0.1 डिग्री सेल्सियस की इंक्रीमेंट है। फ़ारेनहाइट में 45 डॉट है, इसीलिए हर एक डिग्री में 0.2 डिग्री फ़ारेनहाइट का इंक्रीमेंट है। जैसे यहाँ पे देखो फ़ारेनहाइट वाला 96, 96.2, 96.4, हर एक डिग्री में 0.2 का बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ रहा है, एड ऑन हो रहा है। सेल्सियस में टोटल देर आर, सेल्सियस में कितना है हमारे पास, टोटल 40, इसमें 40 है, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास कितना होता है सेल्सियस में, देर आर टोटल 50 डॉट, 50 होती है, राइट। तो सेल्सियस में हर एक में हमारा कितना होगा, 0.1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 0.1 इंक्रीमेंट। सो ये टोटल आपकी 50 डॉट है। जैसे अगर आप काउंट करोगे तो देर आर टोटल 50 डॉट। यस, ये आपने लिख लिया, ये स्क्रीनशॉट ले लिया। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़े, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। समझ में आ रहा है यहाँ तक? इज देयर एनी पॉइंट विच यू ऑल वांट मी टू रिपीट, और कोई स्लाइड दिखानी है, कुछ भी ऐसा कुछ है तो प्लीज टेल मी। टिल नाउ एवरीथिंग इज क्लियर? Do I have to repeat anything or show the slide, anything which you want me to repeat again? देखो शीतल, नाउअडे जो क्लिनिकल थर्मामीटर यूज कर रहे हो दैट इज योर डिजिटल थर्मामीटर, राइट। हम डिजिटल थर्मामीटर मरकरी बेस तो यूज नहीं करते। ऑलवेज रिमेंबर, ग्लास मरकरी थर्मामीटर ऑब्सोल्यूट हो गए हैं, अब वो यूज में नहीं है। हम डिजिटल थर्मामीटर यूज कर रहे हैं, और डिजिटल थर्मामीटर जब आप यूज करते हो तो वो भी 1 मिनट में अपनी रीडिंग दे देता है। तो आइडियल टाइम इज 1 मिनट, 1 मिनट। इसको कैसे कैलकुलेट करना है, देखो कैलकुलेट कैसे करना है कि ये आपने, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये वाला जो थर्मामीटर का स्ट्रिप है ये आपने पेशेंट की ओरल कैविटी में प्लेस किया। विद इन 1 मिनट बाद जब आप इसको निकालोगे, बिकॉज ऑफ दैट टेम्परेचर, ये जो यहाँ पे डॉट है ये टेम्परेचर सेंसिंग डॉट है, इनका कलर बदल जाएगा। जैसे इफ आई टॉक अबाउट ये ऊपर वाला, अगर ये वाली स्ट्रिप की मैं बात करूं, इस वाली स्ट्रिप की, राइट, तो इसको आपने ओरल कैविटी में से जब बाहर निकाला तो इसमें सारी डॉट ऑरेंज है, लेकिन लास्ट वाली अगर आप देखोगे तो 37 तक ब्लू हुई है, राइट। 37 की ब्लू हुई है, दैट मीन्स यहाँ पे जो इसका टेम्परेचर होगा वो होगा 37 डिग्री सेल्सियस। जहां पे डॉट जितने लास्ट कलर तक चेंज हुई है, दैट विल बी योर फाइनल रीडिंग फॉर टेम्परेचर। सिमिलरली फ़ारेनहाइट वाले पे आ जाओ। फ़ारेनहाइट वाले पे आपकी ये सारी ग्रीन कलर की डॉट है, आपने जब एक्सपोज किया बॉडी टेम्परेचर से और जब बाहर निकाला तो ये कुछ डॉट है जिनका कलर बिल्कुल ब्लैक हो गया ग्रीन से। लास्ट वाली जो डॉट है जिसका कलर ब्लैक हुआ है वो 98 की लाइन में है। तो ये वाला 98, 98.2, उसके थर्ड 98.4, 98.6, तो 98.6 वाली जो डॉट है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, जो आपको लिखना है, डॉक्यूमेंट करना है। आई होप ये समझ में आया होगा कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ सकता है। यू नो, यू कैन गेट दिस क्वेश्चन इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन वेयर यू कैन हैव दिस पिक्चर, जहां पे आपको ये दिखाया जाएगा कि आफ्टर टेकिंग आउट द थर्मामीटर टेम्पर डॉट फ्रॉम द पेशेंट ओरल कैविटी, इट इज शोइंग दिस वे। नाउ यू हैव टू फिगर आउट व्हाट यू विल राइट डाउन इन द पेशेंट रिकॉर्ड। पेशेंट का टेम्परेचर कितना लिखोगे, तो जहां पर भी जो लास्ट डॉट है जहां पे कलर चेंज हुआ है, ये लास्ट डॉट है, कलर चेंज हुआ है यहाँ पे, यही ये पता चल रहा है वो 98 की लाइन में है। तो 98 आपका 98.2, उसके बाद 98.4, उसके बाद 98.6, दैट मीन्स हम लिखेंगे 98.6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
सो दिस इज योर कन्वर्जन क्वेश्चन एंड वी आर एक्सपेक्टिंग, क्योंकि ईएसआईसी में लकीली एक बीएमआई को लेके क्वेश्चन आया था. नहीं, मरकरी का कोई भी प्रोडक्ट यूज में नहीं है. मरकरी यूज ही नहीं करते शीतल. चाहे आप स्टिग्नोमैनोमीटर की बात करो, चाहे आप थर्मोमीटर की बात करो, बिकॉज ऑफ द हजार्ड एसोसिएटेड विद द मरकरी स्पिल, मरकरी इज नो लॉन्गर यूज इन क्लिनिकल सेटिंग, वो ऑब्सोलीट हो गया है. राइट नाउ टेल मी, अब यहाँ पे देखो, इसके लिए यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला. इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, उसका फॉर्मूला कोई मुझे बताएगा? वेरी कॉमन, वेरी बेसिक. हाँ जी, विच फॉर्मूला वी यूजुअली यूज फॉर कन्वर्टिंग द फेरेनहाइट टू सेल्सियस और सेल्सियस टू फेरेनहाइट? सो आई यूजुअली रिकमेंड कि कोई भी एक फॉर्मूला याद कर लो, दोनों याद करने की जरूरत नहीं, वन इन द सेम थिंग ही है. एक आप याद कर लो, उसी से ही आपको जो भी निकालना है वो आ जाएगा. अब बताओ क्या आंसर होगा. आई एम श्योर सबने कैलकुलेशन कर ली होगी. सबसे पहले तो फॉर्मूला बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द थर्मामीटर? कोई भी फॉर्मूला जो आपको याद है, इधर सेल्सियस वाला और फेरेनहाइट वाला. यस, एनीवन कैन टेल मी द फॉर्मूला, क्या होगा? सो कमल ने आंसर किया है फेरेनहाइट -32 मल्टीप्लाई 5/9. एब्सोल्युटली कमल, बिल्कुल. स्टिक टू एनी फॉर्मूला, फेरेनहाइट वाला या सेल्सियस वाला, कोई भी एक याद कर लो. इजी जो कमल ने लिखा है वो बहुत इजी वाला है. फेरेनहाइट जो भी डिग्री है, जो भी आपको दिया है, उसको माइनस करो 32 से, मल्टीप्लाई बाय 5/9. या फिर आप सेल्सियस वाला भी याद कर सकते हो. एक ही फॉर्मूला याद करना है. राइट. इसमें क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर बताओ फिर क्या होगा. इफ यू पुट द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? आंसर क्या आएगा अगर हम ये फॉर्मूला में रखेंगे? ओके, सो आई हैव नॉट इंक्लूडेड द फॉर्मूला, बट इफ इन केस अगर फॉर्मूला में यूज करते हैं तो क्या होगा करेक्ट आंसर? फाइंड आउट क्या करोगे, सबसे पहले आपको 97.6 को माइनस करना है 32 से, and then you have to divide by multiply by 0.5. 5/9 मतलब 0.5 से मल्टीप्लाई करना है. 5/9 का मतलब होता है 0.5. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 32.8. आपको 32.8 मिलेगा कैलकुलेशन में. सबका यही आ रहा है, सबने सॉल्व करना है, सिर्फ फॉर्मूला नहीं लिखना है. यू ऑल हैव टू सॉल्व इन योर पेपर एंड पेंसिल and tell me what will be the correct answer. I am also doing side by side. 97.6 को आपको सबसे पहले माइनस करना है 32 से. डी आया, 32 से माइनस करो पहले. And then you have to multiply with 0.5. What will be the correct answer? I am getting 32.8. डी ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है. आपने 97.6 को फर्स्ट आपने क्या किया, एज पर, क्योंकि ये फेरेनहाइट वाला है, राइट, हमने क्या किया, एक फॉर्मूला याद कर लिया, विच इज सेल्सियस इज इक्वल टू फेरेनहाइट -32 मल्टीप्लाई 5/9. दिस इज योर फॉर्मूला. एक बार दोबारा क्रॉस चेक करो, दोज हु आर गेटिंग ऑप्शन नंबर डी एज अ करेक्ट आंसर. क्रॉस चेक इट अगेन, कैसे आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी? दोबारा से क्रॉस चेक करिए.
अभी आंसर सही आया, यू विल गेट 32.8, 32.8 आएगा। आपकी कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ होगा। 97.6 को फर्स्ट यू हैव टू माइनस विथ 32 एंड देन जो भी आपका वैल्यू आ रहा है इसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है 0.5 से। सो अगर आप 97.6 को माइनस करते हो 32 से तो सबसे पहले 65.6 आ रहा है सबका। देखो 97.2, 97, अच्छा एक सेकेंड रुको, आई एम ऑल्सो डूइंग द सेम अलॉन्ग विद यू। 97.6 minus 32, 65.6, then multiply by 0.5, multiply by 0.5. now tell me क्या आंसर आया। 97.6 minus 32, 7 गया, 6 गया, 5 बचा, 6 गया, 67.6 तक पहुंचे सब लोग। 67.6 आया। नाउ 65 को मल्टीप्लाई करो 0.5 से। वाई 0.5 कहां से आया, क्योंकि आपने 5 को डिवाइड किया 9 से। सो जब 5 को डिवाइड करेंगे 9 से तो आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है 65.6 को 0.5 से। अब हाँ, तो अब आपको 65.6 को मल्टीप्लाई करना है 0.5 से। तब अब ये इसको सॉल्व करो। 5 6 is 30, 5 5 25, 26 27 28, 2 5 6 30, 31 32। आंसर सही तो आ रहा है, बी ही आ रहा है। हाउ यू आर सेइंग कि ऑप्शन नंबर डी। देखो रुको, मैथ ना थोड़ा एक बड़ा ही कठिन वो है, डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। दिस इज द रीजन व्हाई आई डोंट लाइक मैथ। चलिए दोबारा से अब प्रैक्टिस करते हैं। हमारा सेल्सियस है यहाँ पे, फ़ारेनहाइट है 97.6। अब देखो सबको मेरी इमेज दिख रही है यहाँ पे, मैथ करते हैं थोड़ी सी। 90 सबको इमेज दिख रहा है, प्लीज लेट मी नो। 97.6 हमारा फ़ारेनहाइट दिया है, इसको हमने माइनस किया 32 से। 32 से माइनस करने का मतलब 32 सिंपली 0.0, इसको माइनस करोगे तो माइनस करने पे क्या आएगा 6। आपका नीचे यहाँ पे 6 आ गया, क्योंकि 6 0 से माइनस होगा तो 6 ही आएगा, राइट। अब पॉइंट लगा दो। इसके बाद 7 में से 2 गया, कितना आया 5 आया, सॉरी 5 आया। 9 में से 3 गया, कितना आया 6 आया। तो यहाँ पे पॉइंट कहाँ लग रहा है 61 डिजिट के बाद। 65.6 तो ये आपका माइनस करके आ रहा है। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 5/9। 5/9 का मतलब है 0.5 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम डेसिमल वाली डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं उस टाइम पे डेसिमल हटा दो, हटा दो उस टाइम पे, राइट। चलो इसको डेसिमल, इसका हमने कर लिया, इसको ऊपर ले जाते हैं। अब हमें मल्टीप्लाई करना है तो 656, इसके बाद मल्टीप्लाई बाय 5, इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 5 6 30 का 3, ऊपर ऊपर क्या आ गया, यहाँ पे 5 के ऊपर 3 आ गया। 5 5 25, 3 ऐड करो, 25 26 27 28, तो यहाँ पे 8 आ गया। 2 आपका 6 के ऊपर चला गया, 5 6 30 और 30 के 2 ऐड करो 32। अब यहाँ पे पॉइंट देखो कितने के बाद है, यहाँ एक डिजिट के बाद है, यहाँ भी एक डिजिट के बाद है। तो फाइनल आंसर में आपको लास्ट में 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है 32.8। आप लोग ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हो करेक्ट आंसर। इसी तरीके से नेगेटिव मार्किंग आती है। उफ, चलिए बताइए, अभी आया 32.8 सबका आया, कोई ऐसा जिसका अभी भी डी आ रहा है। 5/9 मत करो ना, आप सीधे 0.5 ले लो, दैट वुड बी वेरी इजी, इजी होगा उससे सॉल्व करना। 5/9 से अच्छा है 0.5 कर लो उसको। सो 32.8 आ गया सबका। चलो ग्रेट।
हाँ जी, ये बताइए, बिफोर राइगर मॉर्टिस अकर द नर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। राइगर मॉर्टिस क्या होता है? एनीवन कैन टेल मी व्हाट डू वी मीन बाय राइगर मॉर्टिस? एंड ऑन माय इंस्टाग्राम अपकमिंग सेशन में आई विल बी कवरिंग द स्टेजेस ऑफ मॉर्टिस वाला जो डेथ का स्टेजेस था, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये इसका राइगर मॉर्टिस से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। राइगर मॉर्टिस में एक ये मैं अपने अपकमिंग इंस्टाग्राम सेशन में कवर करूंगी, जिसमें आई विल बी कवरिंग राइगर मॉर्टिस के कौन सा पार्ट ऑफ द बॉडी में सबसे पहले होता है, इसका सीक्वेंस क्या होता है, रूल ऑफ 12 क्या होता है, कौन सा इसमें जो है प्रिंसिपल कौन सा लगता है। ये कुछ कुछ वन लाइनर है जो आपको नोटबुक में लिखने हैं। दैट आई विल बी कवरिंग इन माय नेक्स्ट, इस वीक का जो सेशन होगा इंस्टाग्राम में, उसमें एक सेशन विल बी ऑन राइगर मॉर्टिस। सो राइगर मॉर्टिस मतलब योर बॉडी आफ्टर, जब डिजीज जो पर्सन है जो जिनकी डेथ हो गई है, सो आफ्टर डेथ द बॉडी विल बिकम स्टिफ, राइट, स्टिफनेस हो जाती है। तो उसमें उस टाइम पे कि राइगर मॉर्टिस होने से पहले, बिकॉज इट्स जनरली स्टार्ट 1 to 2 hour आफ्टर द डेथ, 1 से 2 घंटे मरने के बाद राइगर मॉर्टिस स्टार्ट होता है, रिजिडिटी स्टार्ट होती है, स्टिफनेस स्टार्ट होती है। उससे पहले एज अ नर्स क्या करना है हमें? and you all are giving me the correct answer that you have to, as a nurse we have to place a pillow under the head and shoulder. But why you have to do this? Why we have to place a pillow under the head and shoulder of the head and shoulder of the patient body soon after death? Why we are doing this? Anyone can tell me the reason behind this? आपने क्यों किया? क्यों शोल्डर और हेड के नीचे पिलो प्रोवाइड करना है बिफोर राइगर मॉर्टिस कैन अकर? ताकि पेशेंट के सर में, पेशेंट के हेड में ब्लड जो है कलेक्ट होके इकट्ठा ना हो। दिस इज द रीजन हमने उसके हेड एंड शोल्डर पे क्या किया, पिलो रख दिया, और ब्लड की पुलिंग फिर नीचे की तरफ हो गई। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सारा ब्लड नीचे की तरफ चला गया, उसके हेड पे, उसके फेस पे ब्लड एक्यूमुलेट, इकट्ठा नहीं हुआ, राइट? दिस इज व्हाई वी हैव डन दिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। So अगला क्वेश्चन है, nurse came into the patient room for a routine round and noticed that the patient is trying to read his ultrasonography report. The patient is then asked the nurse, oh sister, can you please tell me the result of this report? Right? The nurse reply, according to this report you have enlargement of liver grade 2, presence of multiple calculi in gallbladder. अब यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया है? सूरज, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन सच अ वे कि आपके पास 65.5 आया। नाउ सिंपली मल्टीप्लाई द सेम बाय 0.5, क्योंकि इससे लेंथी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 5/9 जो होता है उसको बोलते हैं, 5/9 मतलब जब उसको डिवाइड करोगे आपके पास 0.5 आएगा। सो आपको फर्दर डिवाइड ही नहीं करना, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है विद 0.5, दैट विल गिव यू एग्जैक्ट आंसर। अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पे सिस्टर से पूछा कि भाई मुझे क्या हुआ है और नर्स मुझे बताओ मेरी रिपोर्ट में क्या था। तो नर्स ने बोला आपको कैलकुलाई है गॉल ब्लैडर में, एंड इसके अलावा आपको जो है वो है ग्रेड 2 लिवर है। तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं? फिडिलिटी, वेरासिटी, प्रिंसिपल ऑफ नॉन मेलिफिसेंस, प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी। विच प्रिंसिपल यू आर फॉलोइंग हेयर? प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी नहीं होगा। ऑटोनॉमी मतलब ऑटोनॉमी इज द राइट ऑफ द पेशेंट टू टेक द डिसीजन वेदर उसे ये प्रोसीजर कराना है या नहीं कराना। सो पेशेंट का डिसीजन वाला है, जहां पे आप पेशेंट को इन्वॉल्व कर रहे हो कि ये आपको प्रोसीजर होना है, नाउ यू हैव टू टेल मी वेदर यू वांट दिस प्रोसीजर और नॉट। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी इज responsibility of a nurse. अगर पेशेंट को ड्यूरिंग योर शिफ्ट ड्यूटी अगर पेशेंट को प्रेशर अल्सर हुआ है, दैट मीन्स यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रेशर अल्सर, दैट इज अकाउंटेबिलिटी। So generally student get confused between these two term, autonomy or accountability. Autonomy related to patient decision, patient right to make the decision. Accountability क्या होगा? Accountability patient nurses की responsibility toward their toward providing the quality care to the patient. Non maleficence मतलब कोई भी harm provide नहीं करना है whenever you are providing care to the patient. Principle of fidelity मतलब keeping one's promise,
कीपिंग वंस प्रॉमिस मतलब ओथ टेकिंग जो सेरेमनी होती है, दैट वी आर अ प्रोफेशनल नर्स, वी हैव टू बाइंड विद द रूल्स, वी हैव टू बाइंड विद आवर प्रोफेशनल बाउंड्रीज। हमें पता है कि हमें ड्यूरिंग बीइंग अ नर्स व्हाट आई हैव टू डू, what is my limitation, and what should I not supposed to do. That is what we call principle of fidelity. Last is your principle of veracity, that is truth telling. We have to be honest with the patient. तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यू ऑल आर करेक्ट। किसी एक ने पहले ऑटोनॉमी लिखा था, फिर चेंज करके वेरासिटी कर दिया, सो यस, यहाँ पे करेक्ट आंसर है प्रिंसिपल ऑफ वेरासिटी। Now tell me, this is your last question of today's session, so what will be the correct answer? Yes. Yes, Mansi, you can join anytime. You can join the session, online session anytime. आपका जो यूजी बेसिक वाला यूजी नॉर्सेट का जो प्रोग्राम है, जो प्लान है, वो आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। So a nurse is preparing a bag of chemotherapy agent for one of the patient. The nurse accidentally pierces a hole through the bag while attempting to spike in it. कुछ अमाउंट कीमोथेरेपी थेरेप्यूटिक ड्रग्स का नीचे गिर गया। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड द नर्स परफॉर्म फर्स्ट? सबसे पहले क्या, ओहो इसमें तो आंसर लिख दिया। तो अभी आंसर आई एम श्योर आप सब लोगों ने नहीं देखा होगा, सो आई बिलीव किसी ने भी आंसर नहीं देखा है। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, जेन्युइनली बिना आंसर देखे। अब कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट नीचे गिर गया है फ्लोर पे, स्पिल हो गया है, तो स्पिल के केस में सबसे पहले क्या करेंगे? Cordon off the area and notify the housekeeping facility of the spill. Continue to prime the chemotherapy tubing. Call the pharmacy to have chemotherapy redosed. Clean up the spill with wet paper towel. सबसे पहले क्या करना है? देखो, जब कहीं भी स्पिल होता है, कोई भी स्पिल होगा, the first thing that you have to do is आपको वो स्पिल को कन्फाइन करना है, राइट? कन्फाइन मतलब वहां पे वो एरिया, या तो आप टिश्यू पेपर डाल सकते हो, वहां पे कॉशन बोर्ड लगा सकते हो, एंड इन्फॉर्म करोगे कि यहाँ पे स्पिल हुआ है, स्पिल किट लेके आओ, इंसिडेंट रिपोर्ट जनरेट करोगे। यही सारी चीजें होंगी स्पिल मैनेजमेंट में। सो फर्स्ट थिंग क्या होगा, यू हैव टू कन्फाइन दिस एरिया, ताकि कोई और वहां पे आए ना और वो स्पिल फैले ना, और वो उस एरिया को आपको फंक्शनल नहीं रखना है, राइट? तो सबसे पहला यू हैव टू कन्फाइन दैट स्पिल एरिया। आंसर देख लिया आंसर देख लिया था, चलो कोई बात नहीं, बट रिमेंबर द स्टेप। फर्स्ट इज कन्फाइन दैट एरिया, टिश्यू पेपर डाल सकते हो उसके ऊपर, उसके बाद हाउसकीपिंग स्टाफ को इन्फॉर्म करोगे कि स्पिल हुआ है, कॉशन बोर्ड लेके आओ एंड स्पिल किट लेके आओ। सो कॉशन बोर्ड लगाया जाएगा ताकि जो भी आने जाने वाले लोग हैं उन्हें पता चल जाए कि ये फंक्शनल एरिया नहीं है, यहाँ पे आना जाना नहीं करना है, राइट? उसके बाद स्पिल किट लेके आने के बाद, नाउ विच इज द कॉमन डिसइंफेक्टेंट दैट वी विल यूज टू डिसइंफेक्ट द स्पिल एरिया? कौन सा डिसइंफेक्टेंट यूज करेंगे स्पिल एरिया को मैनेज करने के लिए? अलोंग विद द परसेंटेज यू हैव टू टेल मी, along with the percentage. Yes, ये सारे टॉपिक इंस्टाग्राम पे कवर करने वाली हूँ, डोंट वरी, आई विल बी कवरिंग ऑल दीज टॉपिक्स। सो बी रेगुलर ऑन वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे सेशन ऑन इंस्टाग्राम। मोस्ट प्रोबेबली टाइम वुड बी 9 PM, बट अगर कोई फ्लक्चुएशन होता है टाइम में तो आई ऑलवेज अपडेट ऑन इंस्टाग्राम स्टोरीज। So tell me, what will be the percentage and the solution, the disinfectant that we generally use to clean up the spill area? स्पिल एरिया को क्लीन करने के लिए कौन सा? वेरी गुड शीतल। सो आंसर वुड बी 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन। सोमेश, लेकिन पहले आप सेलेक्ट पीपी नहीं करोगे, फर्स्ट आप पहले इमीडिएटली, और प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, आप उसको कन्फाइन करोगे एरिया को, टिश्यू पेपर डाल दो वहां पे, कन्फाइन करो वहां पे, वो कुछ जगह कॉशन बोर्ड लगाओ। उसके बाद जब स्पिल किट आ जाएगी, देन यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, आपको सेलेक्ट करना है अप्रोप्रिएट पीपी, आपको सोल्यूशन बनाना है फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइपोक्लोराइड, एंड देन उसके बाद आपको 10 से जो है 20 मिनट तक वेट करना है, सोल्यूशन पोर करना है, यू हैव टू वेट, एंड देन आफ्टर दैट क्लीन करना है। अब एक और चीज, स्पिल किट में विच कलर बायोमेडिकल वेस्ट बैग इज यूज्ड?
विच कलर बायोमेडिकल वेस्ट बैग इज प्लेस्ड इन योर स्पिल किट, ताकि जो भी स्पिल का सामान है वो कौन से कलर के बैग में जाता है, वो स्पिल किट में ही होती है वो बायोमेडिकल वेस्ट बैग, लेकिन कौन से कलर का होता है, रेड कलर है, ब्लू कलर है, येलो कलर है, ब्लैक कलर है, विच बायोमेडिकल वेस्ट बैग कलर is kept in the spill kit to collect all the waste which is generated in this management of spill. इसका क्या आंसर होगा बताइए? वेरी गुड पल्लवी. So here the correct answer is yellow. Excellent. You all are very intelligent. सो येस दैट्स ऑल फ्रॉम आज के सेशन के लिए, एंड आई होप आज का सेशन आपने जो है एंजॉय किया होगा एंड यू हैव नोटेड डाउन ऑल द गोल्डन पॉइंट फॉर योर लास्ट मिनट रिविजन नोटबुक. एंड लेट मी टेल यू ऑल दैट जितना भी होगा, इफ यू हैव एनी डाउट, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट level to solve your query, and we will be covering in the upcoming live session on my Instagram ID, which is this. You can follow me here on my Instagram ID. You can share it with your other nursing fellows so that they also get updated related to any content in Nursing Foundation. So see you all in next Monday session. हमारा next Monday का session will continue with practice pearl revision question series. Till then, stay happy, stay healthy, stay hydrated, and stay focused for NORCET 6.0 examination. फॉर सी प्लस आई विल बी कमिंग अगेन. आपको जो एक शेड्यूल मिलेगा लाइव डाउट सेशन का, हमारा लाइव डाउट सेशन होने वाला है सून. एंड फॉर प्रो आई विल बी कमिंग लाइव, जहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ अपकमिंग शेड्यूल. सो येस, दिस इज हमारा आज का शेड्यूल रहने वाला है. एंड यस, रिसर्च एंड मैनेजमेंट के क्वेश्चन भी डिस्कस होंगे. सो थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल with